तो इटर्नल्स वॉल्यूम 3 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ड्रीमिंग सेलेस्टियल जो है अब पूरी तरह से जाग चुका होता है। अकारिस, थीना और बाकी के इटर्नल जो है उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपना यूनिमाइंड बनाने में कामयाब नहीं होते हैं। और तभी वहाँ पे ज़ूरस, एजेक और बाकी का इटर्नल यानी ड्रूक भी पहुँच जाता है। वो सब मिलकर एक यूनिमाइंड बनाते हैं ताकि टाइम में पीछे जाके इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकें। लेकिन जब वो लोग ये कर ही रहे होते हैं तभी उनका यूनिमाइंड वापसी बर्बाद हो जाता है, यानी टूट जाता है, क्योंकि सेलेस्टियल ऐसा नहीं चाह रहा होता है। और वो सेलेस्टियल जो है मक्कारी के दिमाग के अंदर घुसता है और उससे बात करता है और वो पूरा समझाता है उसको कि किस तरह से उसका क्या मकसद है और वो यहाँ पे ह्यूमैनिटी को जज करने के लिए आया है। और वो कुछ टाइम यहाँ पे खड़े होकर इन लोगों को सुनेगा, देखेगा और फिर अपनी जजमेंट सुनाएगा। और इसी तरह आयरन मैन वगैरह भी आगे बहस करते हैं इटर्नल से कि आखिरकार ये लोग है कौन और ये किसकी तरफ हैं। तो ज़ूरस उनको बोल देता है कि हम किसी की तरफ भी नहीं होने वाले, क्योंकि हम कल भी थे, आज भी हैं और अगले 100 साल बाद भी रहेंगे। अब आगे हम देखते हैं कि दुनिया बदल चुकी है और उसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता। हम देख रहे हैं कि गोल्डन गेट पार्क के अंदर एक बहुत बड़ा सेलेस्टियल खड़ा हुआ है और अब टूरिस्ट वगैरह उसको देखने के लिए आ रहे हैं। मतलब वो एक लोगों के लिए साइड ऑफ अट्रैक्शन बन चुका है। और हम देखते हैं कि मक्कारी मुस्तकिल जो है उस सेलेस्टियल से बात करने की कोशिश में लगा हुआ है कि वो दोबारा उससे बात कर पाए और उसके मकसद वगैरह को जान सके। और हम देखते हैं कि अकारिस और मक्कारी यहाँ पे आगे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और मक्कारी बोलता है कि मैं यहाँ पे खड़े होकर अपने एब्सेंट फ्रेंड्स के बारे में सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि ये जगह कितनी खाली है, ये सिटी 100 लोगों के लिए बनी हुई थी और यहाँ पे कुछ हैंडफुल ही लोग हैं। यहाँ पे कितना अकेलापन महसूस हो रहा है ओलंपिया के अंदर। तो अकारिस बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बिल्कुल भी लोनली फील नहीं कर रहा हूँ। और बोलता है कि चलो वहाँ तक रेस करते हैं। और हम देखते हैं कि सामने ज़ूरस और एजेक खड़े हुए होते हैं और एजेक ज़ूरस से यही बहस कर रहा होता है कि आपको ड्रूक की वो बात नहीं माननी चाहिए थी, वो एक मॉन्स्टर है, वो इस दुनिया को क्राइम में बदल देगा। लेकिन ज़ूरस यही बोल रहे होते हैं कि जो बात मैंने उसे कह दी है, मैंने अपने वर्ड्स उसको दे दिए हैं और एजेक हम उसके मामले में अब बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। और वहीं पर ये सब बातें कर रहे होते हैं, अचानक अलर्ट का अलार्म बजना शुरू होता है। तो ज़ूरस बोलते हैं कि मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन करके बताओ। तो कंप्यूटर बताता है कि हमारी तरफ एक आर्मी अप्रोच कर रही है। तो एजेक बोलता है कि देखा ड्रू, मैंने आपसे कहा था कि हम उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि ड्रू आता है और बोलता है कि एजेक तुम कितने बड़े फूल हो और एक ड्रामा क्वीन भी, तुम्हें इतने ज़्यादा ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आखिरकार मैं अपनी आर्मी यहाँ पे लेकर आऊँगा तो क्यों आऊँगा, परहैप्स हम सबको बाहर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन है जो हमारे दरवाजों तक आया है। और हम जब बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि बेसिकली वहाँ पे डिविएंट्स की पूरी आर्मी आगे खड़ी होती है और बोलती है कि बाहर आओ और मुझसे लड़ने की हिम्मत करो, मैं हूँ माइटी करा और ये है मेरी आर्मी। और हम देखते हैं वो पूरी अपनी आर्मी लेकर यहाँ पे आया हुआ होता है इटर्नल से लड़ने के लिए। और ज़ूरस बोलते हैं कि हम आ चुके हैं करा। तो वो बोलता है कि तुम सिर्फ 4 और मेरे इतनी बड़ी 6000 डिविएंट्स की आर्मी के सामने कैसे टिक पाओगे। ड्रू बोलता है कि बहुत टाइम हो गया, मैंने डिविएंट्स को रोस्ट नहीं किया। ज़ूरस बोलता है कि यहाँ पे कोई बैटल नहीं होगी, ये एक सिर्फ प्योर फुलिशनेस है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ पे कैसे आए, हमारे पास दुनिया का बेस्ट डिफेंस सिस्टम है इस प्लेनेट के ऊपर, तुम यहाँ पे 2 मिनट भी नहीं टिकने वाले हो। तो वो बोलता है मक्कारा कि तुम में से बाकी ये लोग कहाँ हैं, वो मक्कारी कहाँ हैं। तो मक्कारी इसके पीछे खड़ा होता है, बोलता है कि मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारी ट्रूप्स को इंस्पेक्ट कर रहा था और मैं बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुआ। और वहीं पर हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन मक्कारी इधर से उधर फौरन भाग रहा होता है। तो करा को गुस्सा आता है और बोलता है कि तुम एक बग की तरह यहाँ से वहाँ भाग रहे हो, खड़े रहो और मुझसे लड़ो। तो मक्कारी बोलता है कि आखिरकार मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। तो करा बोलता है कि मैंने ये पढ़ा है कि तुम इटर्नल्स को मारने का बिल्कुल भी शौक नहीं है और हमें भी नहीं था, लेकिन आज तुम हम सबको मारोगे या मरोगे और ये सारी जिम्मेदारी तुम अपने सर पे लोगे। तो ड्रू बोलता है कि वेल एक्चुअली मुझे मारने का हमेशा से शौक था, तुम्हें पता है कि मैं कितना ज़्यादा तेज़ हूँ, मैं तुम्हारी पलक झपकने से पहले तुम्हारी पूरी की पूरी आर्मी को बेकार कर दूंगा और ये फाइट शुरू होने से पहले तुम हार जाओगे। तो करा बोलता है कि तुम फास्ट हो लेकिन मैं स्ट्रांग हूँ और मुझे एक और अल्टरनेटिव तुम्हारे सामने रखने दो। अगर तुम जीते तो मैं अपने सारे लोगों को यहाँ से लूँगा और वापसी चले जाऊँगा, और अगर तुम हारे तो तुम्हारा सर मेरी ट्रॉफी के तौर पर जाएगा। और वहीं पर हम देखते हैं कि सरसी बेसिकली जो है एक पार्टी के अंदर एक रिजर्वेशन के तौर पर आई भी होती है और बेसिकली उसको यहाँ पे मिस्टर स्टार्क ने बुलाया हुआ होता है और वो मिस्टर स्टार्क से जाके मीटिंग वगैरह करने के लिए आई होती है। तो स्टार्क बोलता है कि मुझे प्राइवेसी चाहिए थी, इसलिए मैंने ये पूरी जगह खाली करवा दी और वैसे भी थोड़ी देर बाद यहाँ पे हमारी एक बोर्ड मीटिंग भी है। तो सरसी बोलती है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा छोटे लगते हो बगैर सूट के। तो टोनी बोलता है कि हाँ ये बात मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं। तो आयरन मैन बोलता है क्या तुमने उस बारे में कुछ सोचा जो बातें मैंने तुमसे एम्बेसी के अंदर करी थी। सरसी बोलती है कि हाँ मैंने थोड़ा बहुत सोचा तो है, लेकिन मैं रजिस्टर नहीं करने वाली हूँ। तो आयरन मैन बोलता है कि हाँ मुझे लगा था कि ज़ूरस और मैं किसी किस्म के एग्रीमेंट के ऊपर तैयार हो गए हैं। और हम बेसिकली यहाँ से वो कल वाली बात देखते हैं जो कि हमने लास्ट एपिसोड में देखी थी कि उनकी बहस चल रही थी। तो ज़ूरस बोलता है कि हमारे लोग कोई हीरोज़ नहीं है आयरन मैन, हम यहाँ पे तब से हैं जब से ये दुनिया शुरू हुई थी। तुम लोग जो हो होमो सेपियन हो और हम लोग होमो इमोर्टल्स हैं, हम लोग तुम्हारे गॉड्स थे। तो आयरन मैन बोलता है कि वेल मैं बहुत सारे गॉड से पहले मिल चुका हूँ अपने वक्त में, लेकिन आप कोई गॉड नहीं है सर। तो ज़ूरस हंसते बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं कोई गॉड नहीं हूँ, तुम्हें जो है हमसे वो लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तुमसे लड़ने की कोई चाहत नहीं है, हम सिर्फ लाइफ को प्रिजर्व करते हैं
हम जो है ह्यूमैनिटी को डिफेंड करते हैं और हम इस अर्थ को प्रोटेक्ट करते रहेंगे जब तक ये सेलेस्टियल डिसाइड नहीं कर लेता कि इस दुनिया के साथ वो क्या करेगा। आयरन मैन बोलता है कि अच्छा, अगर मैंने तुम लोगों को यहाँ से जाने दिया और कोई एक्शन नहीं लिया तो तुम लोग फिर क्या करने वाले हो। तो सूरज बोलते हैं कि हम वापसी ओलंपिया लौट जाएंगे और अपने मिसिंग इटर्नल्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे और जो बर्बादी स्प्राइट ने फैलाई थी उसको सही करने की कोशिश करेंगे। प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और रिपेयर। तो आयरन मैन बोलता है कि वेरी वेल, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और रिपेयर। आयरन मैन बोलता है कि तुम वैसे भी एक एवेंजर रह चुकी हो सरसी। तो सरसी बोलती है कि वो कोई और ही थी, क्योंकि अभी तक मुझे अपनी पुरानी याददाश्त सही से याद भी नहीं आई है और मैं जानती भी नहीं हूँ कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। मैं जो हूँ चीज़ें वगैरह बदल सकती हूँ जैसे कि तुम चाहो तो। जैसे कि तुम देख सकते हो कि ये पानी जो है एक वाइन बन चुका है, क्या तुम पीना पसंद करोगे। टोनी बोलता है कि नहीं, मैं पीता नहीं हूँ। तो वो बोलती है कि मैंने जो है बेसिकली कुछ कचरा लिया और उसको गोल्ड के अंदर बदल दिया, जिसको बेच के मैंने अपने लिए घर खरीदा। मैं वहाँ पे बहुत सारी पार्टीज वगैरह रखने वाली हूँ, मे भी तुम चाहो तो वहाँ पे आके मुझसे मिल सकते हो। लेकिन आयरन मैन उसको अभी भी यही बोल रहा था कि तुम एक अवेंजर थी सरसी, मैं चाहता हूँ कि तुम आके हमारे साथ ईविल से लड़ो, तुम प्लीज़ वापसी आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो सरसी बोलती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है और अब लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, मुझे माफ़ कर देना टोनी। तो टोनी बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं दोबारा उस डिविएंट के पास और मक्कारी बोलता है कि सूरज, अगर आपकी परमिशन हो तो क्या इस मैटर को मैं डील कर सकता हूँ। तो सूरज बोलते हैं कि ऑफकोर्स मक्कारी, तुम जैसे चाहो इस मैटर को डील करो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तो वहाँ पे मक्कारी बोलते हैं और मुझे माफ़ करना कि मैं यहाँ पे नहीं रह सकता हूँ, मेरी नज़र एक इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर पड़ी है और मुझे वहाँ पे फ़ौरन जाके डील करना होगा। तो ड्रू बोलता है कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्या होगा। तो सूरज बोलते हैं कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ ड्रू, और मक्कारी इसको डील कर लेगा, फेयरवेल। तो वहाँ पे ड्रू बोलता है कि मैं हूँ ड्रू, मैं हूँ लॉर्ड ऑफ फ्लेम्स और नाइटवेयर, मैंने थाउजेंड्स ऑफ डिविएंट्स को पहले भी मारा है और अब दोबारा मारूंगा, और कोई नहीं मुझे कहेगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, और इस चीज़ को मैं अपनी तरह से ही डील करूंगा। और हम देखते हैं कि बेसिकली ड्रू जो है उन डिविएंट्स को मारना शुरू कर देता है। और मक्कारी बोलता है कि ड्रू, अगर तुम उनको गुस्सा दिलाओगे तो वो तभी तुम पे अटैक करेंगे। तो वहीं पे अकारिस बोलता है कि अब बहुत देर हो चुकी है मक्कारी, ड्रू ने उनको लात मार दी है और अब वो चुप नहीं बैठने वाले। और सर हम देखते हैं कि अकारिस भी उन डिविएंट्स को मारना शुरू करता है और एजेक वगैरह सब जो है अपनी पावर इस्तेमाल कर रहे होते हैं डिविएंट्स के खिलाफ। तो वहीं पे वो आदमी आगे पूछता है डिविएंट्स का कि क्या आप मुझे बोलें तो मैं इस बैटल का ऑर्डर दे दूं। तो बोलता है कि नहीं, अभी कुछ भी नहीं करना, मुझे देखना है कि मक्कारी क्या करता है। और हम यहाँ से बेसिकली शिफ्ट होते हैं ट्रेन के अंदर और हम देखते हैं कि उस ट्रेन के अंदर जो है स्प्राइट बैठा हुआ होता है और वो अकेला कहीं पे सफ़र करता हुआ जा रहा होता है। और तभी सूरज वहाँ पे उसके पास आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये कितना मुश्किल है ना एक बच्चा बन के यहाँ से भागना, है ना स्प्राइट। हर किसी को जो है बच्चे को देख के उसकी मदद करने का दिल चाहता है। तो स्प्राइट बोलता है कि मैं यहाँ से भाग नहीं रहा हूँ। तो सूरज बोलते हैं कि स्प्राइट, अब तो मेरी तरफ देखोगे भी नहीं। तो स्प्राइट बोलता है कि अब मैं सिर्फ एक बच्चा हूँ और मैं नहीं चाहता कि आप मुझे दोबारा से कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो सूरज बोलते हैं कि मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ। तो स्प्राइट बोलता है कि थैंक यू। और सूरज बोलता है कि तुमने जो है इटर्नल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया स्प्राइट, तुमने नियरली इस दुनिया को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो स्प्राइट बोलता है कि हाँ, यही तो कूल बात है कि मैंने तकरीबन पूरी यूनिवर्स को चेंज कर दिया था और इससे मैं बच के भाग भी गया। तो सूरज पूछते हैं क्या मोर्टेलिटी तुम्हारी लिए इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी स्प्राइट कि तुमने इतनी सारी चीज़ें कुर्बान कर दी और सब कुछ दाव पे लगा दिया। तो स्प्राइट बोलता है कि हाँ बिल्कुल, ये मेरे लिए थी, क्योंकि कम से कम मैं अब हमेशा के लिए 11 साल का तो नहीं रहने वाला ना। तो अब क्या आप मुझे दोबारा से इमॉर्टल बनाने की सोच रहे हैं। आप ये बात जान लीजिए कि मैं अब दोबारा आप लोगों के ऊपर कभी भरोसा नहीं करने वाला हूँ। सूरज बोलता है कि हाँ मुझे पता है, मुझे वैसे भी इंसान का रूप ज़्यादा पसंद है, मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो क्या अब इस ट्रेन को आप ओलंपिया तक ले जाने वाले हैं। तो सूरज बोलते हैं कि नहीं स्प्राइट। तो स्प्राइट बोलते हैं कि प्लीज़, मैं सिर्फ एक बच्चा हूँ और मुझे बच्चा ही रहने दीजिए। तो सूरज बोलते हैं कि तुम जो पिछले 1 मिलियन ईयर से कभी बच्चे नहीं रहे हो। और उसके हाथ के ऊपर हाथ रखते हैं। तो वो अपना हाथ हटाते ही बोलता है कि अपना हाथ यहाँ से हटा लो, वरना मैं शोर मचाऊंगा और लोगों को बोलूँगा कि आपने मुझे टच करने की कोशिश करी है। तो सूरज बोलते हैं कि स्प्राइट, मैं हमेशा से एंजॉय करता था जब तुम हमारे साथ होते थे, तुम मस्ती करते थे, तुम तफरी करते थे और तुम बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल थे। लेकिन हर जर्नी का कोई ना कोई एंड होता है और अब हम तुम्हारी जर्नी के एंड पे आ चुके हैं। तो स्प्राइट बोलता है कि मैं बिल्कुल भी सॉरी नहीं हूँ, नॉट रियली। तो सूरज जो है स्प्राइट को गले लगाते हैं और बोलते हैं कि आई गैस सब कुछ जो है यहीं तक लीड हो रहा था, है ना, और मुझे लगता है कि इससे आगे अब कुछ नहीं होने वाला। और हम देखते हैं बेसिकली सूरज जो है उसको खामोशी से पकड़ के उसकी गर्दन तोड़ देते हैं, मतलब वो स्प्राइट को मार देते हैं और उसको उसी ट्रेन के अंदर मरा हुआ छोड़ देते हैं। और मक्कारी चिल्लाता है कि इन सबको छोड़ दो ड्रूक, मैं इनसे अपने तरीके से बात करूंगा। तो वहीं पे गुस्सा आता है और बोलता है कि तुम एक वीकलिंग हो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन तुम अपना लेसन बहुत जल्दी समझ जाओगे। और हम देखते हैं कि मक्कारी बेसिकली वहाँ से लड़ने के लिए जाता है और वो लोग एक एग्रीमेंट पर तैयार होते हैं कि मक्कारी जो है उसको 3 मौके देगा मारने के लिए, और अगर उसने मार दिया तो वो हार मान लेगा। लेकिन हम देखते हैं कि वो जब डिविएंट उसके ऊपर अटैक करता है तो तीनों बार चूक जाता है और बोलता है कि वेरी वेल, मैंने तुम्हें नहीं मारा, अब बारी है तुम्हारी।
तुम मुझे मारो। लेकिन उसका आदमी एक आगे डिविएंट का बोलता कि द ग्रेट कारा, अगर इसने अपनी इतनी इनक्रेडिबल स्पीड से आपको मारा तो आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो कारा बोलता कि तुम अपना मुंह बंद कर लो, कारा को कोई नहीं मार सकता और मैंने अपना वर्ड दिया था, मैं उससे मुकर नहीं सकता हूँ और मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो मकारी बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं भी तैयार हूँ, और वो ये बोल के वहाँ पे झुक जाता है। तो वो बोलता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, और वो बोलता है कि ये मेरी स्ट्राइक है कारा, मेरा हेड एज अ ट्रॉफी ले सकते हो तुम। तो सब लोग एकदम हैरान हो जाते हैं कि मकारी ने आखिरकार ये क्या किया, यानी कि वो उस डिविएंट के आगे झुक गया और उसको गुलाम बनने के लिए तैयार है। और बेसिकली यहाँ पे जो है सारे डिविएंट्स आके बोलते हैं, देखा उन लोगों ने बिल्कुल सही कहा था, उन डिविएंट्स ने बिल्कुल सही कहा था कि ये मकारी बाकी के इटर्नल्स की जैसा नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। और इसी वजह से वो यहाँ पे कारा जो इसको चेक करने के लिए आया हुआ होता है और अटैक नहीं कर रहा होता है। और इसकी ये हरकत देख के वो उससे बहुत ज़्यादा खुश होता है मकारी से, और अपने सारे लोगों को लेके, सारी आर्मी को लेके खामोशी से वहाँ से चले जाता है। तो कारिस पूछता है कि मकारी आखिरकार ये सब किस लिए था। तो मकारी बोलता है कि मैं इस बारे में सर्टेन नहीं हूँ, और बोलता है कि सूरज हमें बुला रहे हैं मकारी, हमें जाना होगा। तो मकारी बोलता है कि सूरज से कह देना कि मैं यहाँ कुछ देर खड़ा होकर कुछ सोच रहा हूँ, और अकारिस वहाँ से चले जाता है। तो वहीं पे हम देखते हैं सूरज और थीना के बीच में बहसबाजी हो रही होती है, और वो बोलते हैं कि तुम इस बच्चे को यहाँ पे नहीं रख सकती हो हमारे साथ, ये एक ह्यूमन चाइल्ड है, ये कोई इटर्नल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ थीना भी यही कह रही होती है कि आपने भी तो एक कुत्ता रखा हुआ है ना, तो मैं अपने बच्चे को क्यों नहीं रख सकती हूँ। और इन दोनों के बीच में यही बहस चल रही होती है, और वो सूरज बोलते हैं कि इसको जो है इसके लोगों के बीच छोड़ कर आओ, और तुम मेरा हुक्म टाल नहीं सकती हो। तो सूरज बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम मेरी बात अभी नहीं सुन रही हो, लेकिन जब ये बच्चा कभी ना कभी मरेगा और जब तुम्हें इसको दफनाना होगा तो तुम वो नहीं कर पाओगी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। तो सूरज बोलते हैं कि कारिस, मैंने सोचा था कि मैंने मक्कारी को भी तुम्हारे साथ बुलाया है। तो कारिस बोलता है कि हाँ, मक्कारी ने कहा है कि वो कुछ देर बाहर खड़े होकर कुछ सोचेगा और मेडिटेशन करेगा। तो सूरज बोलता है कि मेरे पास तुम दोनों के लिए टास्क है। तो कारिस बोलता है कि हम दोनों के लिए, सिर्फ हम दोनों के लिए? एजेक जो है वो सैन फ्रांसिस्को के अंदर जा रहा है, वो सेलेस्टियल को अंडर ऑब्जर्वेशन रख रहा है और देख रहा है। ड्रूक जो है वो जोखिया वापसी लौट चुका है और उसके पास एक कंट्री है चलाने के लिए। तो कारिस बोलता है कि सूरज, आखिरी बार जब ऐसा हुआ था तो आपको पता है ना। तो सूरज बोलता है कि हाँ मुझे पता है, तुम ड्रूक से पहले भी निमट चुके हो कारिस, और इस बार चाहो तो दोबारा भी निमट सकते हो। हम में से जो है 90 लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक याददाश्त नहीं आई है, जिनको याद नहीं है, वो अभी अपनी ह्यूमन फॉर्म्स के अंदर कैद हुए हैं। तुम्हें जाना होगा और उनको यहाँ ओलंपिया के अंदर लेकर आना होगा, हमें उनको याद दिलाना होगा, क्योंकि जब होर्ड अर्थ के ऊपर आएगा तो उससे लड़ने के लिए हमें हर एक इटर्नल की ज़रूरत होगी। फाइंड द मकारिस, और उन सबको यहाँ पे वापसी ले आओ। और हम देखते हैं कारिस मक्कारी के पास जाता है और बोलता है उसको नए मिशन के बारे में जो कि सूरज ने उनको दिया है। तो मक्कारी बोलता है कि मैं कितना ज़्यादा खुश था कारिस, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट था और मेरा नाम मार्क करी था, मेरे दिन कितने अच्छे जा रहे थे, मैं खुश भी था, लेकिन अचानक मैं जो हूँ एक फ्रिकिन मसीहा बन गया हूँ, और मुझे अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं आखिरकार अपने यहाँ से अपनी ज़िंदगी आगे कंटिन्यू करूँगा तो कैसे करूँगा। मेरे साथ वो यादें मेरी सारी ज़िंदगी रहेंगी, और अब तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं और 90 लोगों की ज़िंदगी ऐसी ही बर्बाद करूँ। तो कारिस बोलता है कि क्यों नहीं, इसमें क्या बुराई है, चलो अब हम रेस करेंगे 100 पॉल तक। तो मक्कारी बोलता है कि मैं जीत जाऊँगा, और इस तरह हम देखते हैं कि वो दोनों रेस करते हुए और नए इटर्नल्स को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। द बिगिनिंग। सो गाइस, बेसिकली यहाँ पे इटर्नल्स का वॉल्यूम 3 एंड हो जाता है और इसके 7 इश्यूज थे, लेकिन आपने देखा होगा कि इसकी एंडिंग जो है बेसिकली एक नई बिगिनिंग है, और इसके फ़ौरन बाद जो है इटर्नल्स का वॉल्यूम 4 भी रिलीज़ किया गया है, जिसके तकरीबन 8 या 9 इश्यूज़ हैं, जो कि मैं अपने चैनल पर आगे जाके फ्यूचर में शेयर करूँगा, लेकिन थोड़े गैप के बाद। तो चलिए सीरीज़ की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमने इटर्नल्स और ख़ास तौर पर सेलेस्टियल्स का बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रोल देखा। और सेलेस्टियल्स के कॉमिक्स वैसे तो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन इटर्नल्स के इस कॉमिक के अंदर हमने सेलेस्टियल्स की नेचर को, सेलेस्टियल्स के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से जाना, ह्यूमंस का, इटर्नल्स का, डिविएंट्स का ओरिजिन जाना, और बहुत सारी चीज़ें देखी। और हमने देखा कि इस मूवी का मेन विलन जो था स्प्राइट था, क्योंकि उसने इन सारे इटर्नल्स को भुलवा दिया था कि वो इटर्नल्स हैं, क्योंकि वो पिछले 1 मिलियन से सिर्फ 11 साल का था और वो बढ़ नहीं पा रहा था। तो उसने ऐसा सब कुछ करा कि इन सारे इटर्नल्स को भुलवा दिया कि ये इटर्नल है, इनको नॉर्मल ह्यूमंस में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से वो भी एक ह्यूमन बन गया और वो अपनी ज़िंदगी खुशी बसी गुजारने लग गया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कारिस के दिमाग में कुछ मेमोरीज थी, जिसकी वजह से उसको याद आना शुरू हो गया। और हमने देखा है कि आखिर में किस तरह से ज़्यूरस ने जो है स्प्राइट का काम तमाम कर दिया, और अब वहाँ से स्प्राइट का किस्सा ख़त्म हो जाता है। लेकिन ज़्यूरस ने इन लोगों को एक नया मिशन ये दिया है कि जो बाकी के 90 इटर्नल्स बचे हैं उनको जाके जगाना है और उनको वापसी लाना होगा, क्योंकि अब सेलेस्टियल जो है इस दुनिया को जज करेगा, और उसने बोला है कि वो होर्ड यहाँ पे आ रहे हैं, और वो होर्ड जब यहाँ पे आएंगे तो उससे लड़ने के लिए सारे इटर्नल्स को मौजूद होना चाहिए। तो आगे का जो इशू है वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड और एक्शन पैक्ड होने वाला है। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। ये एक ऐसी सीरीज़ है जो कि आपको यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगी। ये एक ऐसी सीरीज़ है मतलब जिसके बारे में लोग बात करना भी पसंद नहीं करते हैं, लोगों को पता भी नहीं है इसके बारे में। लेकिन इटर्नल्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, और बहुत जल्द हम MCU के अंदर इसकी मूवी भी देखने वाले हैं। सो गाइस, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, और इटर्नल्स को लेके आपका क्या ख्याल है कि वो MCU के अंदर आएंगे तो कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और कितना ज़्यादा हमें ग्रेटर पर्सपेक्टिव दिखने वाला है, मतलब सेलेस्टियल्स भी हमें फिर नज़र आने वाले हैं।
सो गाइस, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आप इस तरह के और ऑसम सीरीज मेरे चैनल पर देख सकें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। और आप चाहें तो मुझे साथ साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, जहाँ पे आप मुझसे बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जिसका मैं आपको आंसर कर दूंगा। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं किसी और कॉमिक बुक सीरीज के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।